हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एफटी गुरुकुल में। तो स्टेट लेवल 2 पीजीटी मैथ्स के 2025 का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। 10 क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए थे। आज से हम लोग 11वां क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से है। और पहला वीडियो जो है 1 से 10 तक, उसको भी मैंने डिटेल में बताया है। वो प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़िए, जाके देख सकते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ ओनली सबसेट विच इज साइमल्टेनियसली ओपन एंड क्लोज इज व्हाट। कोई टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स है, कनेक्टेड है सबसेट से, वो साइमल्टेनियसली ओपन और क्लोज है, वो इनमें से कौन सा है? तो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। अब देखिए मैं बताता हूँ। अगर कोई स्पेस है, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। A space is connected if it cannot be divided, if cannot be divided। स्पेस कब कनेक्ट बोला जाएगा? जब इसको डिवाइड नहीं कर सकते इनटू टू डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सेट में, टू डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सेट में, ठीक है। मैं बोल देता हूँ, समझ जाएंगे। स्पेस यहाँ पे कम है। कोई स्पेस कनेक्टेड तभी बोला जाता है जब ये दो डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी ओपन सेट में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे देखेंगे तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। हम इसको तोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए फाई एंड एक्स आर ओनली सबसेट। अब बोला है साइमल्टेनियसली ओपन एंड क्लोज, तो साइमल्टेनियसली जो ओपन और क्लोज होता है उसको बोलते हैं क्लोपेन शॉर्ट में, ठीक है। और इसी को बोलते हैं ट्राइवियल्स। तो ट्राइवियल्स कब होता है? जब फाई और एक्स आर ओनली सबसेट हो, तब ये साइमल्टेनियसली ओपन और क्लोज होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट याद रखिएगा। थोड़ा सा टोपोलॉजी का क्वेश्चन अच्छे अच्छे लाते हैं, तब इसको याद भी कर सकते हैं। बाकी तो मैं और भी डिटेल में बताने। तो क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। बोला क्या है? द सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n विथ रियल नंबर इज व्हाट। देखिए अगर कोई मैट्रिक्स है, वो नॉन सिंगुलर कब होगा? जब मोड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। और ये आपको गारंटी देता है अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सीधे हो जाएगा बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। जो सीधा स्टेटमेंट है उसको तो आप याद ही कर लीजिए, बाकी जो समझाना होगा मैं डिटेल में बताता चलूँगा। ये क्वेश्चन इन्होंने शायद हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट किया होगा, तो हिंदी में आ गया है। आप बाकी आप समझ सकते हैं। देखिए न्यूटन रैप्सन मेथड में जो आपका इक्वेशन दिया है, तो इसका प्रारंभिक अनुमानित मान 1 है, तो इसका मूल बोला है। सबसे पहले मैं करता क्या, एकदम मैं इजी इसका ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले फंक्शन ऑफ एक्स ले लीजिए। ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 1, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए, एफ डैश ऑफ एक्स, तो ये क्या आपका मिल जाएगा 2x माइनस 3, ठीक है। अब हमको करना क्या है? वैल्यू रखिए। सबसे पहले इसमें जो वैल्यू रखिए 1 का, तब इसमें वैल्यू रखेंगे 1, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि -1। और इसमें इसमें वैल्यू रखिए 1, तो क्या आ जाएगा -1। मतलब दोनों -1 और -1 आ रहा है। अब सीधे फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि स्पेस कम है। मैं जूम करके हटाने वाला हूँ। देखिए अब एक न्यूटन रैम्सन फार्मूला होता है। फार्मूला जान लीजिए। होता क्या है कि x1 इक्वल टू होता है x0 माइनस एफ ऑफ x0 अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स। बहुत ही सिंपल है, आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब सीधे इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x1 यहाँ से क्या आ जाएगा? x0 की वैल्यू दी है क्वेश्चन में, देखेंगे 1। एफ एक्स हम लोग क्या निकाले हैं? -1 और अपॉन में -1, तो ये -1 खत्म हो जाएगा एक बार में। तो 1 -1 क्या आ जाएगा? 0। अब देखिए कि क्या ऑप्शन में 0 दिया है, क्योंकि जो BSEB है इतना गलती आंसर देती है कि आप बिलीव नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा आंसर गलत देता है। अच्छा अच्छा क्वेश्चन का मतलब 10-15 क्वेश्चन गलत दिया है, और वही पे रिजल्ट निकाल दिए थे लोग। भगवान जाने कैसे बोर्ड काम करती है, इस पर कमेंट करना सही नहीं है। बाकी मैं आप सीधे क्वेश्चन करते हैं हम लोग, बाकी जो होगा आगे देखा जाएगा। मैं सारा आपको मेथड बताने वाला हूँ, ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ये आपके स्टैटिक्स और डायनामिक्स से क्वेश्चन आ गया हिंदी में, मैं इंग्लिश भी बताते चलूँगा। देखिए बोला यदि किसी समांग छड़ AB के चलते एक बाहरी बिंदु पर F परिणामी, परिणामी को बोलते हैं रिजल्टेंट, आकर्षण बल F की दिशा का कोण APB का अनुपात क्या होगा? मैं बता देता हूँ। जो फोर्स होता है वो प्रिसाइजली एलोंग करता क्या है कि एंगल बाइसेक्टर जब कट होता है तो उनको 2 रेशियो में विभाजित करता है। देखिए यहाँ पर भी आंसर गलत दिया है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो पहला होगा, ठीक है। मैं स्टेटमेंट चाहे तो आप लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए बिकॉज
forces acts precisely along, यहाँ लिख देता हूँ, along the bisector cuts two perfectly equal halves, ठीक है। तो टू परफेक्टली इक्वल हाफ्स में काटेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1:1 आ जाएगा, ठीक है। अगर 2:2 भी काटता है तो काट के शॉर्ट में क्या करें, 1:1 ही आएगा, तो मतलब कि हम इक्वल पार्ट में काटेगा, ध्यान रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये भी देखिए, ये भी आपके मैकेनिक्स से क्वेश्चन आ गया है। टाइम ए फोर्स दिया है, विस्थापित बल, देखिए मैं इसको पढ़ देता हूँ, इंग्लिश वालों को दिक्कत नहीं होगी। फोर्स दिया है एफ, इसका वक्र जिसको बोलते हैं कर्व, एक्स बराबर टी, वाई बराबर ये, जेड बराबर ये, और टी बराबर 0, टी बराबर 1, तो हमको वर्क निकालना है, मतलब कार्य निकालना है। इसका तो फार्मूला होता है, देखिए इसको पहले मैं जूम कर लेता हूँ ताकि अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ एफ की वैल्यू ताकि दिक्कत ना हो। देखिए एफ इक्वल टू है 2xyi, क्वेश्चन भी गलत प्रिंट किए हैं, अब ध्यान देखिए कहाँ गलत है, अनुमान लगाइएगा। जे पोजीशन वेक्टर ही गलत दे दिए हैं, यहाँ पे के होगा, ठीक है। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले x इक्वल टू टी दिया है तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dt, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो। ऐसे ही देखिए y बराबर दिया है t² + 1, तो इसको डिफ्रेंस करेंगे तो dy बराबर क्या हो जाएगा, 2t+1। आप खुद से भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है, 2t+1। ऐसे ही dz का करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब dz का करेंगे तो यहाँ 2, अब यहाँ मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा हटा के इसको लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो dz बराबर क्या हो जाएगा, 4t dt। बस फार्मूला में पुट कर दीजिए। वर्क डन क्या होता है, W इक्वल टू क्या होता है, F इंटू डी आर। अगर आप पढ़े होंगे BSc में जानते होंगे, बस यहाँ पे पुट कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 2xy dx। बोर्ड पे पढ़ाने की आदत है, अब मैं यहाँ PPT में पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा हल्का फुल्का एडजस्ट कर लीजिएगा। -5z, dz आप कॉपी में लिखेंगे तो पूरा समझ में आएगा। अब यहाँ पे dx dy और dz की जो वैल्यू करके इंटीग्रेट करेंगे तो W इक्वल टू आपका आ जाएगा -21/2। तो इसका जो आंसर है, ये तो सही दिया, चलिए तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर BSc पढ़े होंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, अ सिंगुलर सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज व्हाट। देखिए सिंगुलर सोल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। जनरल सोल्यूशन जो कि जिसके पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो, कुछ थोड़ा सा लिख भी देता हूँ ताकि आप चाहें तो कॉपी में लिख सकते हैं। अ जनरल सोल्यूशन कंटेन्स आर्बिट्ररी कांस्टेंट। जब हम लोग जनरल सोल्यूशन निकालते हैं तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी लगाते हैं ना, तो जनरल सोल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी लगता है, ठीक है। अब देखिए, अब पार्टिकुलर सोल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं और वही कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो ये भी लिख दें, ये भी लिख देते हैं, लिख सकते हैं। अ पार्टिकुलर सोल्यूशन सब्स्टिट्यूट स्पेसिफिक हटा ही देता हूँ, वैल्यूज फॉर दीज कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट की कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होती है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इसको रोक के आप चाहें तो कॉपी में लिख सकते हैं। तब यहाँ पे 4 ऑप्शन देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सही दिया है इसका आंसर, नीदर ए जनरल सोल्यूशन नॉर ए पार्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। और डज नॉट कंटेंट एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, क्योंकि जब सिंगुलर सोल्यूशन होता है तो मैंने जनरल सोल्यूशन में क्या बताया, जनरल सोल्यूशन जो है रहेगा वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट करेगा, मतलब इक्वायर करेगा। जो पार्टिकुलर सोल्यूशन होगा उसमें सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकालेंगे और उसमें कांस्टेंट वैल्यू कुछ आती है। बट यहाँ में जब सिंगुलर सोल्यूशन में आता है तो सिंगुलर सोल्यूशन क्या होता है, ना ही इसमें जनरल सोल्यूशन आता है, ना ही पार्टिकुलर सोल्यूशन आता है, ना ही कोई एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक्वायर करता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। पूरा आपको समझ में आएगा। कुछ चीज़ें जो समझ में नहीं आएंगी तो घबराइएगा मत, अगर यहाँ नहीं समझ में आएगा तो कहीं समझ में नहीं आने वाला है, उसको रट जाइएगा, ठीक है। बाकी मैं डिटेल क्लास जब लूँगा, अगर और भी आपको डिटेल पढ़ना है जैसे PGT का KVS में, तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ये देखिए एक और क्वेश्चन आया है, हिंदी में है, देखिए। यदि पृथ्वी की सतह से z ऊंचाई पर कोई बिंदु पर
यदि पृथ्वी की सतह जेड ऊंचाई पर कोई बिंदु पर, उस पर दाब क्या होगा? कोई पृथ्वी है, जेड ऊंचाई ले लिए तो उस पर उसका दाब बोला है। तो देखिए, अगर हम ऊपर की तरफ कोई वस्तु फेंकते हैं, ध्यान से समझिएगा, ऊपर की तरफ अगर फेंकते हैं तो अप भेजेंगे तो इसका जो क्या आएगा, ये निगेटिव होगा। इसकी वैल्यू क्यों होगी? क्योंकि जब हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नेचुरली डिक्रीज करने लगता है। डिक्रीज क्यों करता है? कि जब ज़्यादा ऊपर की तरफ जाएंगे तो वायु का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब प्रेशर ड्रॉप करेगा तो डीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, प्रेशर ऑलवेज डिपेंड ऑन किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड। ये बात आप ध्यान रखना है, हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि डीपी जब हम लोग निगेटिव लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस जी डी जेड। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये तो सीधा स्टेटमेंट बेस है। देखिए, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर इज एप्लीकेबल टू, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर किस पे एप्लीकेबल होता है? देखिए, मैं थोड़ा सा इसको और बता देता हूँ। देखिए, अगर कोई इक्वेशन है, होमोजीनियस है, तो उसका राइट हैंड साइड अगर जीरो आता है तो उसका पार्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकाल पाएंगे। मैं पहले इसको करता कहूँ, ऑप्शन को तोड़ देता हूँ ताकि लगेगा कि और डिटेल में हम लोग, अगर ये ओनली होमोजीनियस है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो राइट हैंड साइड जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। और जब राइट हैंड साइड जीरो हो गया तो इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल हम लोग नहीं निकाल सकते। ठीक, अब जो आपका जो आंसर है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें होता क्या है, ये रिलाई करता है आपके प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। सुपरपोजिशन क्या है? सुपरपोजिशन एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो स्ट्रिक्टली बिलोंग करती है डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो सीधे इसका आंसर क्या कर लीजिएगा, सी कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूरा आपको समझ में आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, यहाँ पे इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले करिएगा, इसका रियल पार्ट अलग कर लीजिए और इमेजिनरी अलग। तो रियल पार्ट इसका क्या है, इसको लॉक कर लेता हूँ। रियल पार्ट आपका है 1 + √2, ये आपका रियल पार्ट है। और इमेजिनरी क्या है, इमेजिनरी जो है वो आई है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं y = 1 और x, ये जो रियल पार्ट x है। तो एक हम लोग फार्मूला जानते होंगे, आप लोग पढ़े होंगे, tan थीटा = क्या होता है, y/x। सीधे वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/रूट में क्या हो जाएगा, 2 + 1। इसको रेशनलाइज कर लीजिए, जब रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर नीचे √2 - 1 और √2 - 1, ये क्या आ जाएगा, √2 - 1 आ जाएगा। ये क्या होती है, tan 22.5 डिग्री की वैल्यू आती है, तो सीधा आपका वैल्यू 1 आ जाएगा। बहुत ही ईजी है, कुछ है थोड़ी इसमें। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद अगले पार्ट में कराएंगे। 10-10 करके चलते हैं, उसका नोट्स बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे, टाइम है अभी, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा कुछ बेसिक क्लास पे लेने वाला हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये बहुत ईजी पूछा है, हाँ, अगर नहीं पढ़े होंगे, एमएससी में पढ़ना है, अगर नहीं पढ़े कहीं कहीं बीएससी थर्ड ईयर में, तो आपको दिक्कत होगी अगर बीएससी में नहीं पढ़े होंगे। देखिए, बोला है कि न्यूटन रैप्सन जो विधि है उसका ऑर्डर क्या है। तो ये जो विधि होती है ये क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस का पालन करती है। इट फॉलोज क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस का पालन करती है तो क्वाड्रेटिक क्या होता है, ऑर्डर 2 होता है। सीधे आंसर हो जाएगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर बताइएगा कैसा मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।